हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी लोग। आई होप सो सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग 9 या 10 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और इस बीच बेचार जी मैंने एक भी लेक्चर हालांकि यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, उसके लिए काफ़ी सॉरी। एक्चुअली क्या था कि ऑफलाइन के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि हम वीडियो नहीं बना सके। बट अभी का सेशन ऐसा है कि अभी का टाइमिंग कुछ ऐसा चल रहा है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर से आप प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर आप कम से कम 12th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो अपलोड कर दीजिए। बाकी तो 11th वाले तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। चलिए बेटा, जो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 12th एनसीईआरटी का हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जो होता है वो लैंगिक रूप से जनन करने वाला, क्योंकि मानव जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, याद रखना। और सजीव प्रजक या फिर जिसको हम लोग जरायुज बोलते हैं, मानव जो होते हैं सीधा सीधा बच्चा बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को अंडे नहीं देते, वो याद रखना क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, राइट। अब मानव के अंदर बेटा जनन की कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे घटना होते हैं जो आप लोगों को आना चाहिए सीक्वेंस वाइज। सबसे पहला जो इवेंट होता है बेटा जी वो होता है गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट याद रखना, युग्मक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यानी कह सकते हैं कि जो मेल बॉडी होता है, पुरुष जो होता है उसके अंदर तो क्या बनते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल के अंदर क्या बनते हैं बेटा जी, अंडाणु या ओवा का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम लोग युग्मक बोलते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का बनना, राइट। तो युग्मक जनन पहला इवेंट होता है, याद रखना। दूसरा इवेंट क्या होता है, जो शुक्राणु नर के शरीर में बनते हैं वो स्त्री जनन पथ के अंदर पहुंचाना। यानी शरीर से, किसके शरीर से बेटा जी, मेल की जो बॉडी होती है नर के शरीर से बेटा जी फीमेल की वेजाइना के अंदर ट्रांसफर करना, शुक्राणु का ट्रांसफर करना, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन। इंसेमिनेशन या फिर वीर्यसेचन। क्लियर है। तो यह है दूसरा इवेंट। दो इवेंट हो गए। पहला इवेंट कौन सा है, गैमेट का बनना यानी युग्मक जनन। दूसरा बेटा वीर्यसेचन, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। ओके, बाद में बात करते हैं बेटा जी। अब ध्यान से सुनना, पुरुष और स्त्री के अंदर जब युग्मक चले गए अंदर, मतलब मिलेंगे, तो मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। क्लियर है। अब जैसे ही बेटा जी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद में बेटा जो पहली कोशिका बनती है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट या फिर युग्मनज बोलते हैं। पहली एम्ब्रियोनिक सेल कोई आपसे अगर पूछे, यानी पहली भ्रूणीय कोशिका का जो नाम है वो क्या होता है, जाइगोट यानी युग्मनज होता है। अब युग्मनज बन गया बेटा जी, जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट के बाद में बेटा जी आपको पता है एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे क्लीवेज यानी विदलन होते 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 एक स्टेज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है बेटा जी, वहां तक आते आते जो एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय के अंदर आ जाता है। आने के बाद में जैसे मान लो निषेचन होता है, उसके 7 दिन बाद की बात करो या फिर 7वें दिन हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। जो आंतरिक दीवार होती है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उससे आकर ये चिपक जाता है। इसको चिपकने को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन या फिर अंतरोपण। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन या फिर अंतरोपण हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये फिर कौन सा इवेंट हो गया बेटा जी, 4th इवेंट ये हो गया इम्प्लांटेशन। उसके बाद बात करें बेटा कि भ्रूणीय परिवर्धन, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया, यूट्रस के अंदर जो भ्रूण है बेटा जी वो चिपक गया है, अब वहां पर वो वृद्धि करेगा। लगभग 9 महीने तक वो वृद्धि करता है। तो 9 महीने की इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं बेटा जी गेस्टेशन पीरियड, या फिर हिंदी में बोलते हो गर्भावधि। तो गर्भावधि इवेंट कौन सा हो गया बेटा जी, 5वां इवेंट ये हो गया गर्भावधि। क्लियर है। अगर 9 महीने तक बेबी वहां पर ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करने के बाद में फुल्ली डेवलप जो फिटस होता है बेटा जी, वो शरीर से बाहर आना बेटा जी, दुनिया के अंदर आना, उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। यस और नो। और याद रखना इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन या फिर प्रसव। तो 6ठा इवेंट होता है प्रसव। अब ये सारे इवेंट हम लोग इसी चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो बेटा जी ये सारे इवेंट होते हैं, याद रखना जनन की जो घटना होती है वो सभी को आपको सीक्वेंस वाइज आना चाहिए। आगे देखना, आपने पढ़ा है कि जनन की ये घटनाएं बेटा जी यौवनारंभ समझते हो बेटा जी, प्यूबर्टी के पश्चात ये संपन्न होती है, पहले नहीं होती। प्यूबर्टी होगी उसके बाद में ही आपको सारे इवेंट देखने को मिलते हैं, उससे पहले नहीं होता, राइट। अब देखो पुरुष और स्त्री के बीच जो महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है, ये सारी हमने देखा। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही प्यारी लाइन हमको यहाँ पर बता रखा है, ध्यान सुनना।
अगर मैं रैंडमली आपको बताऊं कि जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं, उनके अंदर शुक्राणु का जो निर्माण होता है बेटा जी, वो प्यूबर्टी यौन अवस्था यानी कि 13-14 एज के बाद में आना स्टार्ट हो जाता है। अब 13-14 एज के बाद में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है और ये बेटा जी लाइफ टाइम तक बनता है। वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनते हैं, लेकिन याद रखना बेटा जी फीमेल के अंदर कंप्लीट लाइफ नहीं बनते हैं। अंडाणु वो कब बनते हैं? वो 50 या फिर 45 वर्ष की आयु तक ही बनते हैं, उसके बाद में ओवा नहीं बनते, क्योंकि उनके बॉडी में लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। लेकिन हाँ, ये जो oogenesis की जो प्रोसेस होती है फीमेल के अंदर, वो फीमेल के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बेटा जी, इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना इसको। अब देखो बेटा जी, पुरुष जनन तंत्र जो होता है बेटा, शरीर के श्रोणी क्षेत्र समझते हो, जिसको हम लोग पेल्विस रीजन बोलते हैं। अब ये पेल्विस रीजन एक्चुअली है क्या? मान लो किसी की बॉडी है, मेल बॉडी, और ये एक डायफ्राम है। डायफ्राम जो होता है बेटा जी हमारे बॉडी को 2 रीजन में डिवाइड करता है, 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक भाग। क्या बोलते हैं? थोरेसिक भाग, या फिर ऐसे बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं वक्षीय भाग, वक्षीय भाग। और नीचे वाला होता है अब्डोमिन या फिर उदरीय भाग, राइट। अब देखो मान लो ये 2 पैर है, उदरीय भाग के एकदम नीचे की साइड जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर अब्डोमिनल रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लोअर अब्डोमिनल रीजन, जो कि ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक भाग। यानी निम्न उदरीय जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक भाग बोलते हैं। जहां पर याद रखना बेटा जी मेल और फीमेल, तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहीं पर होता है, पेल्विक रीजन में ही होता है, और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी के अंदर होता है। क्लियर? इतना उस भाग के अंदर ये उपस्थित होता है। अब इसमें क्या क्या आता है? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, ध्यान सुनना। एक जोड़ी होती है बेटा जी टेस्टिस यानी कि वृषण। वृषण जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो क्या होता है बेटा जी, याद रखना, वृषण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग किनको बोलते हैं? जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, साथ ही साथ वो लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट करने वाला होना चाहिए। उसके अलावा बात करें तो बेटा जी सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां। अब यार यहाँ पर एक जोड़ी ग्रंथियां कहना उचित नहीं है, क्योंकि ग्रंथियां जो होती है वो कितनी होती है? 3 ग्रंथियां होती है, जिसमें से 2 तो ऐसी होती है जो जोड़ी में है और एक ऐसी होती है जो सिंगल है। देन बात करें तो बेटा जी उसके अंदर होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं, जो कि मेल के केस में क्या होते हैं? पेनिस होता है। इस चैप्टर के अंदर बेटा जी हर एक डायग्राम की लेबलिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। ये है वृषण, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश, स्क्रोटम बोलते हैं, राइट। और जिसके द्वारा ये उदरीय भाग से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनग्यूइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इनग्यूइनल कैनाल। यहाँ पर एक कॉर्ड बनता है जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जहां से ये देखो बेटा जी वास डिफरेंस जो बाहर जा रहा है वो रुधिर वाहिनियां आती जाती रहती है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड से जाती है, राइट। उसके अलावा बात करें तो बेटा जी लूप बनाते हुए इस तरह से आता है, ये है शुक्राशय जिसको सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। क्लियर है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाते हुए जाता है बेटा जी। कौन जाता है? याद रखना, वो है शुक्र वाहक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, राइट। उसके अलावा बेटा जी कुछ ग्लैंड होती है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये पेनिस वाला पार्ट हो गया बेटा जी। और मूत्र मार्ग की बात करें तो ये है बेटा जी वो एक नलिका जहां से स्पर्म भी निकलते हैं और जहां से यूरिन भी डिस्चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ग्लांस पेनिस, और यह है फॉर स्किन, राइट। चलो आगे चलते हैं, ना सुना। अब देखो शरीर के अंदर जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एब्डोमेन कैविटी के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। क्लियर है? और बाहर भी बेटा जी एक थैलीनुमा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें उपस्थित होता है, जिस थैलीनुमा पाउच लाइक स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम या फिर वृषण कोश बोलते हैं। अब वृषण कोश के अंदर काम क्या वृषण कोश का? तो वृषण कोश जो होता है जब शरीर से बाहर है, इसलिए वो क्या करता है? तापमान को कम बनाए रखता है। कितना कम बनाए रखता है? हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करके रखने में सहायक है। कौन? वृषण कोश। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा जो शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है, उसके लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम चाहिए। वयस्क के अंदर बेटा जी प्रत्येक वृषण जो होते हैं वो अंडाकार होता है।
स्क्रोटम को यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रखा है। एक्चुअली देखें तो इसके अंदर दो प्रकार की मसल्स भी होती है, एक तो क्रीमास्टर मसल्स और एक होती है डार्टोस मसल्स। ये दोनों ही बेटा जी जब सर्दी और गर्मी होती है तो टेस्टिस को उदरी गुहा के समीप लाना और उदरी गुहा से दूर लेके जाने का कार्य करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा जी। तो वयस्क के अंदर जो प्रत्येक वृषण होते हैं वो ओवल शेप अंडाकार होते हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। क्लियर है? चलिए ओके, आगे देखना। वृषण के अंदर बेटा जी सघन आवरण से ढका होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वृषण जो होता है सघन आवरण, सघन आवरण का मतलब क्या है यहाँ पे सुनना बेटा जी, आप लोग नोट भी कर लेना। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं बेटा जी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वैसे तो 3 लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर भी कुछ होती है, ठीक है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर भी कुछ होती है। 3 लेयर होती है, लेकिन हमको ट्यूनिका एल्बुजिनिया याद रखना है क्योंकि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इसी की ओवरग्रोथ के द्वारा बेटा जी कुछ अपार्टमेंट बनते हैं, कुछ कक्ष बनते हैं। तो कितने कक्ष बनते हैं? एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 अपार्टमेंट या फिर कक्ष का निर्माण होता है। किसकी वृद्धि से? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की ओवरग्रोथ या ट्यूनिका एल्बुजिनिया के कारण बनते हैं। क्लियर है? वैसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर क्या होता है? ट्यूनिका विजाइनेलिस होता है, याद रखना। फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है और ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसके अंदर वाली होती है। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। आगे चलते बेटे ध्यान से समझना। चलिए, इतने कक्ष होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल हम लोग बोलते हैं। कितने होते हैं वृषण पालिका बेटा? याद रखना 250 होते हैं, 250 इंपॉर्टेंट है। अब जो वृषण पालिका होती है बेटा जी इनके अंदर, एक वृषण पालिका के अंदर की बात करें तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर के 3 हाईली कोलाइड या फिर अति कुंडलित शुक्रजनन नलिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इंपॉर्टेंट है। एक वृषण पालिका के अंदर क्वेश्चन आता है कितनी शुक्रजनन नलिका पाई जाती है? बेटा याद रखना 1 से 3 शुक्रजनन नलिका पाई जाती है। इन्हीं के अंदर, शुक्रजनन नलिका के अंदर ही बेटा जी शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रखना प्रत्येक शुक्रजनन नलिका जो होता है उसके भीतर बेटा जी 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? 2। एक तो वो कोशिका होती है जो कि बेटा जी शुक्राणु का निर्माण करेगी, जिसका नाम है नर जर्म कोशिका या फिर शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका की जो बनी हुई कोशिकाएं होती है बेटा शुक्राणु का जो निर्माण कर रही है, उनको ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो नर जर्म कोशिका तो वो होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बेटा जी क्या बनते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिका बेटा जी जर्म कोशिका, ये जर्म कोशिका कौन सी है? ये वही जर्म कोशिका है जो कि शुक्राणु बना ली या फिर बनाने वाली है, उनके नरिशमेंट या पोषण का काम करती है। अगर सर्टोली कोशिका बेटा नर कोशिका न देकर के अगर आपको स्पर्म दे रखा हो यानी शुक्राणु दे रखा हो तो भी सही है, क्योंकि सर्टोली कोशिका शुक्राणु को भी पोषण प्रदान करती है। क्योंकि ये नर जर्म कोशिका जो है यहाँ पर शुक्राणु कहना ज्यादा उचित था। नलिकाओं के बाहर की तरफ देखिए, क्योंकि बेटा जी आपको पता है 1 से 3 नलिका पाई जाती है, लेकिन उनके बाहर की तरफ भी कुछ ऐसी कोशिका होती है जो कोई ना कोई हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इन बाहर वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं लैडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लैडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। तो याद रखना बेटा जी, ध्यान समझना। शुक्रजनन नलिका के बाहरी क्षेत्र को हम लोग अंतराली अवकाश बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, राइट। जिनमें बेटा जी छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां होती है और अंतराली कोशिकाएं जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लैडिंग सेल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब ये लैडिंग सेल जो होती है बेटा जी ये एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है और नर का जो मेन एंड्रोजन हार्मोन है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो मेन जो नर हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, याद रखना। उसके अलावा कुछ ऐसी कोशिका भी होती है जो डिफेंस का काम करती है यानी प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। आगे चलते बेटा जी, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? रेटे टेस्टिस होते हैं बेटा जी। अब ये रेटे टेस्टिस क्या, थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लो अपार्टमेंट हमने बना दिए, 250 ऐसे अपार्टमेंट बनते हैं, क्लियर है। और एक अपार्टमेंट के अंदर बेटा जी 1 से 3 हाईली कोलाइड या फिर अति कुंडलित शुक्रजनन नलिका होती है। ये शुक्रजनन नलिका जो होती है बेटा जी याद रखना ये बनाती है रेटेड टेस्टिस। ये क्या बनाती है? रेटेड टेस्टिस, जो कि जालिका नुमा संरचना होती है। रेटेड टेस्टिस बन गए बेटा जी।
क्लियर है। अब ये सभी रेटिटेसिस मिलकर बेटा जी क्या बनाती है, सभी रेटिटेसिस मिलकर बनाती है वासा इफ्रेंसिया। क्या बनाती है, वासा इफ्रेंसिया। जैसे मान लो ये पूरा प्रश्न मैं बना देता हूँ, वासा इफ्रेंसिया बेटा जी ऊपर जाके टेस्टिस से बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद में क्या बनता है, एपिडिडाइमिस बनता है। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं बेटा जी, कौन कौन से, ऊपर वाला जो क्राउन भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपुट, बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस और पूंछ को हम लोग बोलते हैं कोडा, राइट। एपिडिडाइमिस बेटा जी बाहर की तरफ निकलता है स्क्रोटम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा जी। तो पहला आता है रेटिटेस्टिस, सीक्वेंस से भी याद होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज भी। रेटिटेस्टिस से होता है वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस से होता है एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस से क्या होता है, वास डिफरेंस होता है, राइट। चलिए तो देखो ये डायग्राम जो है वो ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनन नलिका। इनके अंदर बेटा जी जो स्टार्टिंग की जो कोशिका आपको नजर आ रही है, छोटी छोटी कोशिका, उनको हम लोग बोलते हैं नर जर्म कोशिका या फिर प्राइमोडियल जर्म सेल। इन्हीं के अंदर बेटा जी मियोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होते हैं। पास में जो बड़ी बड़ी सेल्स होती है बेटा जी, उनको पोषण प्रदान करने का जो काम होता है वो कौन करती है, वो करती है सर्टोली कोशिका। चलिए अब देखो बेटा जी वृषण की जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है, शुक्रजनन नलिका जो होती है वो वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहक में खुलती है। शुक्रवाहक समझ गए बेटा जी, शुक्रवाहिकाओं का मतलब होता है वासा इफ्रेंसिया। तो वृषण नलिका यानी रेटिटेस्टिस हो गया, और यहाँ से निकल के बेटा जी क्या बन गई, वासा इफ्रेंसिया में खुलती है। ये जो वासा इफ्रेंसिया होते हैं वो चलकर बेटा जी अधिवृषण, जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं, वहाँ पे आगे खुल जाएगा, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर उपस्थित होते हैं, राइट। पश्च मतलब हो गया बेटा जी पोस्टीरियर और एंटीरियर, वैसे तो पीछे की साइड से रिलेट करते हैं क्योंकि ये जो टेस्टिस होता है उसके इस तरह से ऐसे घूमता हुआ चलता है, और देन ये पूंछ बना करके बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसके 3 रीजन होते हैं, या फिर कैपुट, दूसरा कॉर्पस और तीसरा पूंछ वाले को बोलते हैं कोडा, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यह अधिवृषण यानी कि जो एपिडिडाइमिस होता है वो शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाता है। शुक्रवाहक मतलब क्या आएगा, वासा डिफरेंसिया, राइट। और यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाते हुए बेटा जी शुक्राशय समझते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, तो देखो एक वाहिनी तो इसकी होगी, दूसरी वाहिनी किसकी होगी, वास डिफरेंस की होगी। ये दोनों वाहिनी मिलकर बेटा जी क्या बनाती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। कई बार क्वेश्चन आता है इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण कौन कौन करता है, तो वासा डिफरेंस है जिसको शुक्रवाहक बोलते हो, दूसरा बेटा जी शुक्राशय जो कि एक ग्रंथि होती है सेमिनल वेसिकल्स। अब ये नलिका बेटा जी वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण एवं यूरिन मार्ग से होता हुआ इनका स्थानांतरण होता है, और मूत्राशय से निकलकर मेल बॉडी के जो पेनिस होता है उसके माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुल जाता है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, राइट। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी, ध्यान से समझना। अब जो पेनिस होता है बेटा जी, ध्यान से समझो इसको, जो पेनिस होता है देखो पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय होती है, राइट। यह विशेष प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। अब यार इन्होंने उत्तकों का जो नाम है वो तो नहीं दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लेना। एक तो होता है बेटा जी कॉर्पस कैवर्नोसा और एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसा, दूसरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये जो टिश्यू होते हैं ये वैसे तो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, जब इनके अंदर रक्त भर जाता है, जब इनके अंदर ब्लड फिल होता है तब ये इरेक्ट हो जाते हैं। पहले इसको इरेक्शन होना मतलब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, और ये इरेक्शन किस में हेल्प करता है बेटा जी, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, जिससे शुक्राणु जो है वो फीमेल के अंदर हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सके। इसका जो आगे वाला जो पार्ट है, फुला हुआ पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के अंदर याद रखना ओनली एंड ओनली ट्यूनिका स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही प्रेजेंट होता है, याद रखना। और ये जो ग्लांस पेनिस होता है एक लूज स्किन के द्वारा ढका होता है, जिसको बोलते हैं फॉर स्किन या प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर स्किन या प्रीप्यूस हम लोग बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की।
सिमिलरली बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत भी बेटा जी क्या था, एक जोड़ी ओवेरी, वहाँ पर एक जोड़ी क्या थे, टेस्टिस थे, यहाँ पर क्या था, एक जोड़ी अंडाशय या फिर ओवेरी है। उसके अलावा बेटा इसके अंदर भी एक जोड़ी अंडवाहिनी, क्योंकि ओविडक्ट कितनी होती है, 2 होती है इसके अंदर, और एक सिंगल होता है यूट्रस होता है, सिंगल बेटा जी सर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल होता है, और एक होती है वेजाइना। उसके अलावा बेटा जी एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग बोलते हैं वॉल्वा, क्या बोलते हैं, वॉल्वा बोलते हैं, राइट, जो कि श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे भी क्या बोला, पेल्विक रीजन, और मेल वाला पार्ट भी कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन या श्रोणि क्षेत्र में ही होता है। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथि, जिसको मेमरी ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, उनके साथ में ये संयोजित होते हैं। अब ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, काफ़ी ज़्यादा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं, ध्यान समझना। देखो बेटा जी ये है ओवेरी, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय जो होते हैं बेटा जी गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये पेल्विक जो वॉल होते हैं उसके द्वारा भी बेटा जी ये जुड़े होते हैं, जिसका नाम है मेजोवेरियम। अब ये जो नलिका हमको नजर आती है, जिसको हम लोग अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, इसके बेटा 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, और तीसरा भाग ये रहा। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, हिंदी में बोलते हैं कीप। इनफंडिबुलम के आगे जो अंगुलीनुमा संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी या फिर झालर, राइट। इनफंडिबुलम आगे फुला हुआ संरचना बनाती है, जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं, और एम्पुला जो होती है वो फर्टिलाइजेशन साइड होती है, यहाँ पर निषेचन स्थल होता है, याद रखना। उसके अलावा बेटा जी कुछ नैरो पार्ट होता है, संकीर्ण भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। और जो डॉम शेप जो होता है बेटा जी उसको हम लोग बोलते हैं फंडस, और ये होता है यूटेराइन कैविटी, यानी गर्भाशय गुहा होती है, जहाँ पर जो डेवलप होता है बेबी वो यहाँ पर ग्रो कर जाता है। यूट्रस की बेटा 3 भित्ति होती है, 3 लेयर होती है। सबसे अंदर की तरफ जो नजर आती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर जो नजर आती है पतली लेयर उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम, राइट। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा याद रखना ये है गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम लोग बोलते हैं, और अंदर जो बनाते हैं वो कैनाल बनाती है, और जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। तो ये लेबलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत बेटा जी देखो क्या क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन भी होता है, प्रेगनेंसी भी होती है, और ऑब्वियसली बात है बेटा जी शिशु जन्म। उसके अलावा बात करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, और शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में भी सहायता मिलती है। अब अंडाशय जो होता है स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, वही हमने बात किया था बेटा जी, नर के जो प्राथमिक लैंगिक अंग थे उसका नाम था वृषण यानी टेस्टिस, और फीमेल के अंदर कौन आ जाता है, वो आ जाता है अंडाशय यानी कि ओवेरी। जो बेटा स्त्री के अंदर ऑब्वियसली बात है बेटा जी, स्त्री के अंदर जो ओवा होता है, ओवम जो होता है, अंडाणु जो होता है, उनका निर्माण किस में होता है, अंडाशय के अंदर होता है। और उसके साथ साथ बेटा जी अंडाशय के अंदर कई हार्मोन भी रिलीज होती है, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन वगैरह कोई सा भी हार्मोन क्यों ना हो। उदर के निचले भाग के दोनों तरफ, उदर मतलब अब्डोमिन, उसके दोनों तरफ बेटा जी याद रखना एक एक अंडाशय उपस्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है बेटा जी, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, याद रखना 2 to 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यह श्रोणि भित्ति यानी जो मैंने आपको बताया ना मेजोवेरियम, श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है और गर्भाशय से जुड़ा होता है स्नायु यानी लिगामेंट से। प्रत्येक अंडा से एक पतली उपकला यानी एपिथेलियम से ढका होता है। मान लो ये ओवेरी है तो इसके बाहर बेटा जी जो उपकला होता है वो कौन सा होता है, मैं बता देता हूँ, उसका नाम है घनाकार उपकला, याद रखना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि अंडा से पिट्ठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। अब अंदर का जितना भी स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा या फिर पिट्ठिका बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा होता है बेटा जिसमें 2 क्षेत्र होते हैं, बाहर की तरफ जो होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर की तरफ जो होता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स भाग जो होता है बेटा जी, कॉर्टेक्स भाग के अंदर पुट्टिकीय परिवर्धन होता है, फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, जबकि जो मेडुला वाला पार्ट होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। आगे चलते बेटा जी अंडवाहिनी, अगर मैं ओविडक्ट की बात करूँ तो बेटा इसको डिंब वाहिनी या फेलोपियन नलिका बोलते हैं। उसके अलावा बेटा जी गर्भाशय तथा जो वेजाना होता है ये मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती है। 1 by 1 बात करती है बेटा डिंब वाहिनी नलिका, जिसको हम लोग फेलोपियन नलिका बोलते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये वैसे 2 होती है संख्या में, याद रखना बेटा जी, कितनी होती है, 2 होती है, यानी पेयर में होती है, याद रखना। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से लेकर, यानी जहाँ पर अंडाशय उसकी परिधि से लेकर के बेटा जी ये गर्भाशय तक चलता है। अंडाशय के ठीक पास वाला जो भाग होता है बेटा जी डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं, और राइट जिसको हम लोग इनफंडिबुलम कहा जाता है। और इस किप्पा के किनारे जो होते हैं अंगुली के नुमा संरचना बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसको हम लोग झालर या फिम्बरी बोलते हैं।
अंडोत्सर्ग के दौरान बेटा जी अंडा से जो बाहर निकलता है तो बेटा जी इन्हीं फिम्बरी के द्वारा वो अंदर की तरफ फेलोपियन नलिका के अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है, यानी चला जाता है। हालांकि एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, जो फिम्बरी होती है उनके बीच में बेटा जी एक छिद्र होता है जिसके अंदर वो अंडा जो अंडाणु बनता है वो अंदर प्रवेश करता है। उस छिद्र का नाम है ओस्टिया। क्या नाम है? ओस्टिया, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब जो कीपक होता है आगे चलकर, कीपक मतलब इन्फेंडिबुलम, आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग याद रखना ब्रॉड पार्ट में खुलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला बेटा जी वो साइड होती है जहां पर नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। उसके आगे बेटा जी अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो होता है वो संकीर्ण होता है, मतलब पतला होता है, नेरो होता है, इसको बोलते हैं स्तमस बोलते हैं। और ये एक संक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन में खुलता है जो कि गर्भाशय को जोड़ती है, यूट्रस को जोड़ती है। अब यूट्रस की हम लोग बात करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान समझना। अब हम लोग किसकी बात करें? गर्भाशय यानी यूट्रस की बात करें। गर्भाशय केवल एक होता है, यानी सिंगल हो गया गर्भाशय। अरे यस और नो? गर्भाशय केवल एक हो गया, सिंगल हो गया, जिसको हम लोग वूम्ब बोलते हैं, बच्चादानी बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइस्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइस्ट्रा। गर्भाशय का जो सर्जरी के द्वारा बाहर निकालना को हम लोग बोलते हैं हाइस्ट्रेक्टोमी। याद रखना क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइस्ट्रेक्टोमी भी हम उसको बोलते हैं, राइट। क्लियर इतना? चलो बेटा, अब अगर बात करें गर्भाशय का जो आकार होता है वो उल्टी नाशपत्ती के जैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। और ये बेटा श्रोणी भित्ति से स्नायु मतलब लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय जो होता है बेटा जी, यूट्रस जो होता है एक पतली ग्रीवा द्वारा वेजाइना के अंदर खुलता है। और ग्रीवा की जो गुहा होती है उसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, याद रखना बेटा जी, जो वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट है। तो बर्थ कैनाल का निर्माण कौन कौन करती है बेटा जी? सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल, या फिर दूसरी कौन सी है? वेजाइना होती है। यस और नो? चलो आगे चलते हैं। अब जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है ये उत्तकों की 3 परत वाली होती है, मैंने आपको बताया है। सबसे बाहर पतली होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। बीच वाली मोटी होती है और चिकनी पेशियों की बनी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो ग्रंथिल वाली होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो गर्भाशय गुहा को बेटा जी कवर करके रखती है, लाइन करके रखती है। अब मेस्टो साइकिल के दौरान जितने भी साइक्लिक चेंजेस आते हैं बेटा जी वो किस में आते हैं? एंडोमेट्रियम के अंदर ही होते हैं। जबकि गर्भाशय पेशी स्तर समझते हो ना, बीच वाला कौन सा? मायोमेट्रियम। ये बेटा जी प्रसव के समय काफी इसमें तेज संकुचन देखने को मिलता है। अब देखो स्त्री के बाह्य जनेंद्रिया के अंतर्गत बात करें बेटा, एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया होता है इसको हम लोग वॉल्वा बोलते हैं। तो उसमें होते हैं बेटा जी मॉन्स प्यूबिस होते हैं एक तो। अब मॉन्स प्यूबिस की खास बात क्या है? मॉन्स प्यूबिस के अंदर बेटा जी काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, एक ऐसे बोलते हैं फ्लैसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें हेयर इन रोम वगैरह प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है ब्रेथ बगोश जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं बेटा जी। अच्छा, लेबिया मेजोरा को आप लोग लिख सकते हो कि होमोलोगस होता है स्क्रोटम के, या फिर स्क्रोटल सैक जिसको बोलते हैं हम लोग वृषण कोश के होमोलोगस होता है। फिर आता है बेटा जी लघु बगोश जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। हाइमेन आ गया, हाइमेन के बाद में क्लेटोरिस आ गया। अब देखो बेटा जी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस या फिर जगन सेल जो होता है वो वसा में उत्तकों से बना होता है, गद्दी से संरचना होती है जो त्वचा और जगन बालों से ढकी होती है बेटा, यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। वृहद बगोष्ठ की बात करें यानी कि लेबिया मेजोरा की बात करें तो इसके अंदर बेटा सेम चीज होती है, फॉल्स होते हैं और साथ में यहाँ पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं जो झगन सेल से नीचे तक फैले रहते हैं। झगन सेल समझ गए ना? मॉन्स प्यूबिस के नीचे कौन होता है बेटा जी? मेजर यानी लेबिया मेजोरा हो गया, राइट। और जो योनि दीवार को घेरे रहते हैं, देखो एक्चुअली इसके अंदर वैसे ये आना चाहिए जो कि किसको घेरे रहते हैं? ये घेरे रहते हैं बेटा जी लेबिया माइनोरा को। ऐसा कहना ज्यादा उचित था क्योंकि लेबिया माइनोरा के बाहर ही तो होता है लेबिया मेजोरा। लेकिन देखो लेबिया मेजोरा अगर मान लो माइनोरा को ढक के रखा तो ऑब्वियस सी बात है, इतना भी तो कह सकते हैं कि भाई ये वेजाइना को भी कवर करके रखा है। अरे वो बोलना गलत थोड़ी ना है, क्लियर है? आगे चलते हैं। लेबिया माइनोरा बेटा जो होता है वो उत्तकों का एक जोड़ा होता है यानी वलन होता है, और यह वृहद भगोष्ठ के नीचे होता है यानी कि मेजोरा के नीचे होता है। अब वेजाइना का द्वार जो होता है बेटा जी प्राय एक पतली झिल्ली के द्वारा खुलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइमेन कहते हैं। देखो बेटा जी ये आंशिक रूप से ढका होता है, कंप्लीटली कवर नहीं होता, पार्शियली कवर करके रखता है, ठीक है। और ये जो हाइमेन होता है, सॉरी ये जो क्लिटोरिस आगे आएगा, क्लिटोरिस भग शब्द मतलब क्लिटोरिस एक छोटी सी अंगुली से संरचना होती है जो बेटा जी यूरिनरी जो यूरेथ्रा जो होता है उसके ऊपर की तरफ वृहद बगोष्ठ के ऊपरी मिलन
वृहद भगोष्ठ नहीं, आकर के यहाँ पे आना चाहिए बेटा जी लघु भगोष्ठ। लेबिया माइनोरा के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। क्लियर है। अब योनिच्छेद की बात करें बेटा जी, यानी कि जो हाइमेन है उसकी बात करें तो ये मोस्टली प्राय दिया बेटा, 100% नहीं देता, प्राय ये फर्स्ट संभोग या फिर जो मैटिंग होती है उसके दौरान ये फट जाता है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग बेटा जी मेमोरी ग्लैंड की। अब जो मेमोरी ग्लैंड उसका एक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको जरा ध्यान से देखना। देखो ये थोरेसिक रीजन में होता है, ये थोरेसिक रीजन होता है ना ऊपर वाला, याद रखना। थोरेसिक रीजन के अंदर बेटा जी याद रखना कुछ पसली होती है, इसको रिब्स बोलते हैं, उनके बीच की मसल्स को हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। और जिस पेशी के ऊपर ये प्रेजेंट है, ये जो पेशी है उसको बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ब्रेस्ट के अंदर बेटा जी क्या प्रेजेंट होती है, ये फैट होती है, वसा पाई जाती है। वसा का जो अमाउंट होता है उसी हिसाब से ब्रेस्ट की साइज होती है, राइट। तो ये होता है फैट। इसके अंदर बेटा जी बात करें तो एक ब्रेस्ट के अंदर, एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा जी स्तनपालिका होती है, जिनकी संख्या आपको याद रखना 15 से 20। और स्तनपालिका के अंदर होती है बेटा जी बहुत सारी स्तन कोशिका, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलर, याद रखना बेटा जी। क्लियर। या फिर मेमोरी एल्वियोलस भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये जो कुपिका होती है बेटा जी, स्तन कुपिका जो होती है, इनकी खुद की नलिका जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी ट्यूबुल। और मेमोरी ट्यूबुल मिलकर बनाती है मेमोरी डक्ट। और ये सभी मेमोरी डक्ट जो होती है बेटा जी ये खुलती है एम्पुला के अंदर। याद रखना किस में खुलती है, एम्पुला के अंदर। देखो स्तन नलिका यहाँ पर दे दिया, एक्चुअली ये एरो तो यहाँ का है और एम्पुला वाला यहाँ का है। क्लियर है। और ये जो एम्पुला होता है बेटा जी ये खुलता है लैक्टिफरस डक्ट यानी दुग्ध वाहिनी के अंदर, जहां से वो निप्पल के द्वारा बाहर आ जाता है बॉडी से। अब आगे वाला कुछ हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है जिसमें बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं बेटा जी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। चलो एनसीईआरटी से हम लोग इसको देखते हैं। तो कार्यशील जो स्तन ग्रंथि होती है बेटा जी, कार्यशील जो स्तन ग्रंथि होती है वो सभी फीमेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है, याद रखना। अब स्तन ग्रंथि जो होती है यानी कि जो ब्रेस्ट जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, जिनमें बेटा जी ग्रंथिल उत्तक होते हैं और विभिन्न मात्रा में उसमें फैट होती है। प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल उत्तक होता है, ग्रंथिल यानी कि मेमोरी जो लोब होते हैं बेटा जी याद रखना, वो होते हैं 15 से 20 स्तन पालिका के अंदर। तो जो टिश्यू होता है कितने लोब में डिवाइड हो गया बेटा जी, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। और इसमें से इसके अंदर ही बेटा जी केसिका नहीं आई, केसिका आई, कोशिका नहीं आई, केसिका का गुच्छा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, राइट। अब देखो एल्वियोली जो होते हैं बेटा जी, सॉरी कोशिका हो गया यहाँ पे, राइट, हाँ एल्वियोली यानी कुपिका लिख देते हैं। कई जगह एल्वियोलस है, कई जगह एल्वियोली है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कुपिकाओं की जो कोशिका होती है उनके अंदर बेटा जी दुग्ध का स्त्रावण होता है, ये मिल्क निकल के बेटा जी उसकी जो गुहा होती है, कैविटी होती है, वहां पे आ जाएगा। अब दूध का जो निर्माण होता है, निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है बेटा जी याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जबकि शरीर से बाहर उसको एजैकुलेट कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी की जो कुपिकाएं होती है वो स्तन नलिकाओं में खुलती है। स्तन नलिका मतलब कि मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलती है। और मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर बेटा जी क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। और मेमोरी डक्ट जो होती है वो किस में खुलती है, एम्पुला में खुलती है। तुम्बी का मतलब एम्पुला में खुलती है और ये लैक्टिफरस डक्ट से जुड़ी होती है। और ये एम्पुला बेटा लैक्टिफरस डक्ट से किस में खुल जाएगा, ये खुल जाता है निप्पल के अंदर। क्लियर है। जिससे बेटा जी जो मिल्क होता है वो स्तन से बाहर आ जाता है। यस और नो बेटा जी। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेटा जी, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो हमने पहले पार्ट में कवर कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में आएगा बेटा जी गैमेटोजेनेसिस वाला पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, उसके अंदर स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवा की स्ट्रक्चर देखेंगे, सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, टाटा बच्चों।